रहमतुल्लाह गौरी साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर? सलाम आमिर मियां, क्या हाल है? सब खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक सर, दुआएं चाहिए आपकी। पहले तो आपको खुश आमदीद प्रोग्राम में, और हालात हाज़िरा पे बात करें। 4 नवंबर आज है, और 4 नवंबर में आज बहुत कई बड़े काम हो रहे हैं, या चाहे नॉर्थ अमेरिका में ले लें, दुनिया भर में ले लें। पहले मैं चलता हूँ 4 नवंबर से पहले पाकिस्तान, जहाँ नंबर 27 जो है वो ज़हर बहस है। और इस 27 नंबर के पीछे आप जानते हैं बेहतर तरीके से, आप इस पर बताइएगा। तो सबसे पहले तो बताइए कि ये जो एक तरमीम पेश की जा रही हैं हुकूमती तरफ से, ज़ाहिर नून लीग इस वक्त मेजॉरिटी देख रही है, और उनके ऊपर जिस तरीके का प्रेशर आ रहा है कि इसको पास भी कराना है। कल शहबाज शरीफ साहब मिले थे बिलावल भुट्टो साहब से भी, और उन्होंने फिर उसके बाद एक ट्वीट भी कर दिया था बिलावल भुट्टो साहब ने, और तमाम ही उनकी जो है वो चीज़ें उन्होंने खोल कर रख दी थी। क्योंकि इससे पहले ज़्यादातर 27वीं तरमीम के बारे में लोग पेशन गोइयाँ ज़्यादा कर रहे थे, अपने अपने तज़िये दे रहे थे, लेकिन फिर जब बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट आता है तो वो काफ़ी चीज़ें उन्होंने वाज़े भी कल कर दी थी। अब सवाल ये बनता है कि एक पीपल्स पार्टी, जो मैं आपसे सवाल इस पर लेना चाहूँगा कि वो इस 27वीं तरमीम को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, नंबर 1। और अगर करती है तो क्या ये उस तरमीम को जिसको पीपल्स पार्टी ओन करती है और कहती है, जब जरदारी साहब सदर थे इससे पहले टेन्योर में, और उन्होंने कहा था ये 18वीं तरमीम आज हमने वो कारनामा कर दिया है कि ये आने वाली नस्लें भी जो हैं इनको याद करेंगी, और हमने तमाम इख्तियारात जो हैं वो सूबों को दे दिए हैं। अब क्या इस सिनेरियो में आज देखते हैं कि अब ये 27वीं तरमीम, तो फिर इसको रिवर्स करने की बातें हो रही हैं 18वीं तरमीम को, तो थोड़ा सा अपना इस पे अपना तजिया दीजिए। आमिर मियां, ये 27वीं तरमीम आज तक अब तक उसके मुज़मरात तो सामने नहीं आए हैं। उसके जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन न्यूज़ मीडिया में बहुत सी क़यास आराइयाँ हो रही हैं, और क़यास आराइयों का लुब्बे लुबाब ये है कि इस आइनी तरमीम के ज़रिए से 18वीं आइनी तरमीम, जिसको आसिफ अली जरदारी ने अपने लिए तुर्रे इम्तियाज़ करार दिया था, उन्होंने जो अभी तुमने उनका कौल दोहराया कि उनके बकौल उन्होंने विफाक से इख्तियारात लेके सूबों को दे दिए थे, और एक तरह से सिंध में उसके बाद से अपनी जागीर बना ली। एग्जैक्टली। और सिंध का जो हश्र किया है, जो हाल किया है, वो हम सब के सामने है। हमारे रोशनियों के जगमगाते हुए शहर का जो हाल किया है, जो अबतरी वहाँ पर फैलाई है, जो उसको गिलाज़त का ढेर बनाया, वो एक अलग कहानी है। और हम लोगों के लिए, जिन्होंने आँख खोल के वो रोशनियों का शहर देखा था, उसकी सड़कों को धुलता हुआ देखा था रात को, अब ये बहुत ही रूह फरसा मकाम है, बल्कि मंज़र है, जो हम हर तरफ कूड़े के ढेर देखते हैं। तो वो अलग बात है। लेकिन ये जो 27वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है, और किसके कहने पर, किसके ईमा पर लाई जा रही है, ये सबको मालूम है। इसलिए और अगर ये मंजूर हो गई, अगर ये पास हो गई, एक तो पहली बात तो ये आमिर मियाँ कि अमेरिका के आइन को बने हुए 250 बरस हो गए, लेकिन 250 बरसों में आज तक इतनी तरमीमात आइन में नहीं हुई जितनी हमने अपने आइन में 1973 में हमारा आइन बना था, और उसको बने हुए आज 52 बरस हुए हैं। तो 52 बरस में हमने 27 तरमीमात करने जा रहे हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि हमने कर दी हैं, तो ये तो मुत्तफ़क़ा अमर है कि ये आइनी तरमीम पास हो जाएगी, मंजूर हो जाएगी, और ताकत के बल पर मंजूर करवाई जाएगी, डंडे की ताकत के बल पर मंजूर करवाई जाएगी। इसलिए कि हमारे यहाँ अफसोस का मकाम है, अलमिया है हमारी तारीख़ का, कि हम अपने आइन में तरमीम करते हैं आवाम के मफाद के लिए नहीं, रियासत के मफाद के लिए नहीं, बल्कि शख्सियात के मफाद में, शख्सियात के हक़ में हम ये
तरमीमात करते हैं और करते आए हैं, और अगर यही दस्तूर रहा, यही निज़ाम जारी व सारी रहा, तो आइंदा भी ये हरकतें होती रहेंगी, ये करतूत होते रहेंगे। अब जो तुमने सवाल किया है कि 18वीं आईनी तरमीम के बानी मबानी के लिए वो जो अपने आप को अपने सर पर पगड़ी लगा पहनते हैं 18वीं आईनी तरमीम की, उनके लिए क्या उनके लिए क्या मुश्किलात दरपेश होंगी। तो वो अंग्रेज़ी में तुमने सुना है कि बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। तो पीपल्स पार्टी आज बिल्कुल वहीं उसी मकाम पर खड़ी हुई है, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अब वो मुश्किल ये है, वो जो फ़ारसी का मक़ूला है कि ना जाए मांदर न पाए रफ्तन, तो वो क्या करें। लेकिन देखो, ये ऐसे मरहले मुश्किल होते हैं उन पार्टियों के लिए, उन सियासी जमातों के लिए जो नज़रियाती पार्टियां होती हैं। बदकिस्मती यह है कि जो मुल्क की सबसे मकबूल नज़रियाती जमात है उस पर तो हर तरह की पाबंदियां हैं, लेकिन जो दो मौरूसी पार्टियां हैं, जो तिजारती पार्टियां हैं, जो कारोबारी पार्टियां हैं, वो मुल्क पर राज कर रही हैं। लेकिन अब एक कारोबारी पार्टी के लिए ये बड़ी मुश्किल दरपेश आ गई है कि वो इस तरमीम को कबूल करे, उसको कड़वा घूंट निगलना पसंद है या नहीं है। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो बहुत सी आवाज़ें उठाएगी, बहुत से ऐसे बयानात जारी करेगी जिससे ये अंदाज़ा हो कि वो उसके लिए इस तरमीम को मंजूर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आखिर में जीत उस पार्टी के सहूलतकारों की होगी, इसलिए कि ये तरमीम की जा रही है सहूलतकारों के लिए, मज़ीद सहूलत पैदा करने के लिए। इसका लुब्बे लुबाब ये है कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आमिर वक्त हैं, तुम्हारा नाम तो ऐन वाला आमिर है ना, वो अलिफ मद ज़बर आ वाले आमिर हैं, डिक्टेटर हैं। तो वो उनके लिए अब सबसे बड़ी, जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, वो ये बात है कि 29 नवंबर को, इस महीने की 29 तारीख़ को उनकी 3 साला मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, पूरी हो रही है। लेकिन उन्होंने अब पेशबंदी पहले ही से करवा ली थी। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में अपने लिए गुंजाइश पैदा कर ली है कि आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत मुलाजमत एक तो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की जा सकती है। दूसरे वो अगर 3 साल की तकर्री पर भी काम कर रहा है तो मज़ीद 2 साल के लिए उसको तोसी दी जा सकती है, एक्सटेंशन दी जा सकती है। तो आज पाकिस्तान जिस मकाम पर है वो पूरा 25 करोड़ आवाम का मुल्क, वो जो इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास जौहरी ताकत है, जिसके पास एटॉमिक पावर है, वो तमाम तर कौम और मुल्क एक तरफ, लेकिन एक आसिम मुनीर की सर्विस एक्सटेंशन का मामला एक तरफ, दूसरी तरफ है। तो ये जो 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा लाया जा रहा है, और आज मैं हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार, उनका बयान सुन रहा था, पढ़ रहा था। उन्होंने ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की तरह ये तरमीम किसी बहस व तमहीज़ के बग़ैर मंजूर नहीं करवाई जाएगी, बल्कि पार्लिमान के जो ज़ाब्ते और क़वानीन हैं उनकी पूरी तरह से मुकम्मल तायीद हासिल की जाएगी, और उन ज़वाबित और कायदों के मुताबिक बिल पेश किया जाएगा। पार्लिमान के अराकीन को पूरी आज़ादी होगी कि वो उस पर
बहस कर सकें, तमीज़ कर सकें, और उसके बाद ये मंजूर करवाई जाएगी। लेकिन मंजूर हो जाएगी इसलिए कि 18वीं आईनी तरमीम का जो बानी था उसकी ज़िंदगी का अब सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो किसी न किसी तरह अपने बेटे बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनवा दे। तो ये वो नुक्ता है, ये वो हदफ है जिसको हासिल करने के लिए आसिफ अली जरदारी बेचैन है, और उनके जो सहूलतकार हैं वो इस कमज़ोरी से कमा हक़्क़ा वाकिफ़ हैं। तो वो एक तरह से कह सकते हो कि वो उनकी इस मजबूरी को से फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको एक तरह से अखलाक़ी तौर पर या सियासी तौर पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल इसी तरह है ना कि जो काम सीधी उंगलियों से ना हो वो उसके लिए उंगलियां टेढ़ी कर ली जाएं और जरदारी की कलाई मरोड़ के उससे भरपूर ताउन हासिल किया जाए, हिमायत हासिल की जाए उसकी पार्टी की, ताकि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाए। और ये यकीन के साथ कहा जा सकता है, मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जब आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी या एक्सटेंशन का मामला आएगा इस पार्लियामान के पास आगे चलकर इस अगले 2-3 हफ्तों में, तो पार्लियामान उस पर उसी तरह से अंगूठा लगा देगी जिस तरह से एक अनपढ़ किसी कागज़ पर अपना अंगूठा लगाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैं आज रज़ा रब्बानी साहब का भी बयान देख रहा था और उन्होंने कहा कि जो 2010 में हमने 18वीं तरमीम पास की थी और उस पर ज़ाहिर सूबों को काफ़ी वजारतें भी मिल गई जो वफाक से ले ली गई थी। दूसरा एक और जो बड़ा मामला था जिस पर पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि इख्तियार सूबों के पास चला गया था, वो था नए सूबे बनाने की बात। उसमें आपने जो है वो गवर्नमेंट, जब तक सिंध गवर्नमेंट है, जैसे सिंध की मैं बात करूं तो पहले बात हो रही थी कि अगर सिंध में भी नए सूबे बनने चाहिए, चाहे कराची एक नया सूबा होना चाहिए, हैदराबाद होना चाहिए और दूसरे बड़े शहर जो हैं उनको अलग किया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर आप बेहतर तरीके से सूबे को रन कर सकें। तो हमेशा पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ को टूल यूज़ किया ऐसा कि जाहिर है क्योंकि इख्तियार वहाँ के लोगों के पास है, सूबे के पास है, तो वो इस चीज़ में कहते थे कि पहले आप पंजाब के कर लें, आपके पास वहाँ इख्तियार आप समझते हैं, तो आपने तो आप बेसिकली उन्होंने तो ये भी कहा कि आपने तो पहले इस चीज़ के वादे भी कर चुके हैं कि आप जब आएंगे हुकूमत में करेंगे, तो हमारा तो ऐसा कोई लेना देना उसमें है नहीं। तो अब ये इख्तियारात जब जाते हैं आगे पास ऑन जाते हैं और इनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। दूसरे एंड पर जरदारी साहब आपने हमेशा देखा है कि वक्ती तौर पर तो वो नज़र आता है कि वो चीज़ों को कबूल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्लान बी जो है वो एग्जीक्यूट अपना तैयार करके रखते हैं हमेशा से। क्योंकि पीपल्स पार्टी को मैं जब तक जितनी मैंने समझा है उनको बहुत आसान या लूज बॉल वो बहुत कम ही प्ले करते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब डील कर रहे हों या वो जब आजकल जैसे नून लीग के साथ भी डील कर रहे हैं। आपको याद होगा बेनज़ीर साहिबा भी जब मुशर्रफ टाइम में भी जब वो बातचीत कर रही थी तो दे आर वेरी मतलब वेल अवेयर कि उन्हें क्या करना होता है, किस वक्त करना होता है। हालांकि इस वक्त बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो अपनी ही कहते हैं ना कि टूल को जिसको 18वीं तरमीम कहते हैं उसको अब वो कहते हैं ना डिसॉल्व करने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक तरीके से 18वीं तरमीम काफ़ी हद तक डिसॉल्व हो जाएगी। इख्तियारात जो सूबों को दी थी ताकि NSF अवार्ड है, फिर टैक्स के मामलात भी हैं, वो कलेक्शन, असल मसला टैक्स कलेक्शन का भी इसमें आगे जाके आता है। तो ये सब चीज़ें आपको लगता है कि इतनी लूज बॉल वो दे देंगे और आपको लगता है कि सिर्फ एक के बिलावल को आने वाले वक्त में प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा या इस तरह के कोई प्रॉमिस किया गया हो या करवा लेंगे वो? आमिर मियाँ, मैं जो अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कह रहा था कि स्टैंड वो लोग लिया करते हैं जो नज़रियात के कायल होते हैं। इमरान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, वो हर तरह की सहूलतें बर्दाश्त कर रहा है, जेल की सलाखों के पीछे बंद है, वो क्यों सौदेबाजी नहीं कर रहा? इसलिए कि उसकी सियासत का मकसद अपने मफाद को फ़रोग़ देना नहीं है, वो मुल्क और अवाम के मफादात को अव्वलीन तरजीह देता है। ये जो नून लीग है और ये जो पीपल्स पार्टी
पीपल्स पार्टी शुरू हुई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू की थी नज़रियाती पार्टी के तौर पर। उनका नारा ये था कि पाकिस्तान का निज़ाम मईशत इस्लामिक सोशलिज्म होना चाहिए। जी। लेकिन जब से पीपल्स पार्टी जरदारी के हाथों में आई है, जब से जरदारी का उरूज हुआ है, उस वक्त से उसके बाद नज़रियाती सिलसिला तो ख़त्म हो गया। अब तो ये मुकम्मल तौर पर एक कारोबारी इदारा है और जरदारी हर सौदे में ये देखता है, वो जिस तरह से मेमनों के मुताल्लिक कहा जाता है ना कि वो हर सौदे में ये देखते हैं कि कम से कम दो आने का फ़ायदा तो होना चाहिए। तो जरदारी इसी तरह से हर मसले पर ये देखता है कि उसका फ़ायदा कितना है। तो ये आईनी तरमीम ज़रूर मंजूर हो जाएगी और जरदारी की रज़ामंदी के साथ मंजूर होगी। मैं समझता हूँ कि इसमें जो कुछ इस्लाहात लाने की तजवीज़ है वो माकूल है। एक तो मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ कि मुल्क में एक तालीमी निज़ाम राइज होना चाहिए। बल्कि इमरान खान ने पार्टी तो बनाई है 1995 में, लेकिन उससे 3 साल पहले 1993 में मैं जब कुवैत में पाकिस्तान का सफ़ीर था, उस वक्त इमरान खान ने मुझसे मशवरा किया था, ये मुझसे सवाल किया था कि मैं अपनी सियासी जमात बनाना चाहता हूँ, मेरा क्या ख़्याल है। तो मैंने उसको वो ये बताया था कि इमरान खान, पाकिस्तान की सियासत तो बहुत ही गंदा खेल है, तुम इस गलीज़ खेल में क्यों पड़ते हो, अपने आप को क्यों मुलव्वस करना चाहते हो, ये तुम दयानतदार हो, शरीफ हो, इंसान हो। लेकिन साथ ही मैंने ये कहा था कि इमरान, अगर तुम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो जाओ तो मेरा एक मशवरा याद रखना, वो ये कि कोई कौम, कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब तक उसके तमाम सूबों में यकसा तालीमी निज़ाम राइज ना हो। देखो, तालीमी निज़ाम क्या होता है? तालीमी निज़ाम बच्चे की उस उम्र में ज़हनी तरबियत करता है जब वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह से होता है कि जो उसमें डाला जाता है वो जज्ब कर लेता है। तो यकसा तालीमी निज़ाम होगा तो वो कौम की तश्कील ताबीर में बुनियादी अंसर है, उसके बग़ैर एक कौम नहीं बनती। और पाकिस्तान में ये खलफशार ये क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम आज तक एक कौम नहीं बन सके। हम सूबों में बटे हुए हैं, फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, मसलकों में बटे हुए हैं, लेकिन एक कौम में जो यकसानियत होनी चाहिए, जो नज़रियाती इर्तिबात और इत्तेहाद होना चाहिए, वो हमारी कौम में नापैद है। तो अगर ये तरमीम हो जाती है और तालीम का हक़ वफाक को हासिल हो जाता है तो वो ये अच्छी बात होगी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए, मज़ीद बनने चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर, मैं जब तुर्की में सफ़ीर था तो मैंने उस वक्त हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि तुर्की रकबे में पाकिस्तान से छोटा मुल्क है, लेकिन तुर्की में 86 सूबे हैं आमिर मियाँ, 86 सूबे। और उसके सूबों को छोटा रखने का फ़ायदा क्या होता है? सूबों को छोटा रखने का फ़ायदा आवाम को पहुंचता है, इसलिए कि उनको अपने मामलात तय करने के लिए कहीं मीलों दूर जाना नहीं पड़ता, कि उन दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ते जिनमें उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैंने ये देखा है कि जापान में जो पुलिस फोर्स तैनात की जाती है, वो कोशिश करते हैं कि तुम जिस इलाके में रहते हो और अगर तुम पुलिस अफसर हो
तो तुम्हारी तैनाती उसी इलाके में होनी चाहिए, इसलिए कि तुम उस इलाके को अच्छी तरह से जानते हो, उसके रमूज़ व नुकात से पूरी तरह से वाकिफ़ हो। तो ये तरमीम अगर की जाती है और पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनाए जाते हैं तो वो अवाम के मफादात का ज़्यादा बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। लेकिन मुश्किल ये है आमिर मियाँ कि यहाँ तो वडेरा शाही है, एक तरफ वो बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम है, दूसरी तरफ पंजाब में जागीरदारी का निज़ाम है, और अब ये खैबर पख्तूनख्वा में जो इस्लाहात की थी इमरान ख़ान ने अपने दौरे हुकूमत में, उन इस्लाहात को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में मुकम्मल फस्तायत का राज हो जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो इस्लाहात इमरान ने की थी ये उनको ख़त्म करके फिर मलिकों का निज़ाम लाना चाहते हैं, इसलिए कि वो जो एक आम सवाल किया जाता है कि अमेरिका आखिर अपने मुल्क में तो जमहूरियत की बहुत ज़्यादा पासदारी करता है, लेकिन बाहर की दुनिया में क्यों वो आमिरों के साथ ज़्यादा मामला तय करता है। तो उसका जवाब ये है कि एक आमिर वक्त के साथ मामला तय करना बहुत आसान है बनिस्बत एक जमहूरी हुकूमत के। तो ये इस्लाहात अगर हो जाती हैं तो 27वीं आइनी तरमीम का खैर एक तरह से खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन वो जो मैं बात शुरू में कह रहा था, असल मकसद इस तरमीम का ये है कि आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाज़मत एक्सटेंशन उनको देना 2 साल की नहीं बल्कि उन्होंने तो 7 साल मनसूबा बनाया हुआ है। अच्छा, वो 7 साल की अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ से मुलाज़मत चाहते हैं, और वो जिस तरह का निज़ाम फस्तायत पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है तो वो इस हदफ में कामयाब हो जाएंगे। अब तो यहाँ तक हुआ है, आज ही मैं डॉन में पढ़ रहा था कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजारत है उसने बहुत सख्त एहतजाज किया है FIA की इस नए कानून के मुताबिक कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर सफ़र करेंगे तो उनको 28 ग्रेड के एक अफसर की मंजूरी चाहिए, उसकी ज़मानत चाहिए। तो ये किस तरह का पाकिस्तान को नहीं चलेगा, नहीं ऐसा होगा, नहीं ऐसा। ये तो बिल्कुल वो निज़ाम हो जाएगा जो स्टालिन के ज़माने में सोवियत यूनियन का था। मुकम्मल फस्तायत के हर तरह से लोगों को पाबंदियों में जकड़ दो, उनके हाथों में बेड़ियां पहना दो, उनके पाँव में जंजीरें डाल दो। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा 27 तरमीम में तो बात कर लिया, बात की आपने इमरान खान के उसूलों की बात की। फवाद चौधरी साहब का गुज़िश्ता दिन एक बयान सामने आया जहां उन्होंने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमती जो लोग हैं, जो जमातें हैं, वो एक कदम आगे बढ़ाएं और इमरान खान और PTI जो है वो एक कदम पीछे हटें। तो ये कहाँ के क्या कदम आगे बढ़ाने और पीछे हटने की बात कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा अपना तजिया इस पे देंगे। फवाद चौधरी के और इमरान खान अगर पीछे हटते हैं तो वो क्या एक कदम होगा जिस पे वो पीछे हटें? नहीं, फवाद चौधरी को देखो, एक तो फवाद चौधरी बजाते खुद इंतहाई मुतनाज़िह शख्सियत है। वो पाकिस्तान, मैं वो इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूर हूँ, जो पाकिस्तानी सियासत में जिनको लोटा कहा जाता है ना, तो फवाद चौधरी उसी तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। सही। और ये लगता है मुझे कि उनको भी ट्रोजन हॉर्स बना दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के अस्करी ताले आज़माओं का, और वो उनकी तरफ से इमरान खान को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम एक कदम पीछे हट जाओ। एक कदम इमरान के पीछे हटने का मकसद क्या है जी? मकसद यही है, वो ही मुतालबा जो DG ISPR की तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, उन्होंने बड़े तनतने के साथ, बड़े तमकिनत के साथ ये कहा था कि इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए 9 मई के वाक़यात के मुताल्लिक़।
इमरान का ये मौक़िफ़ है, इमरान का ये कहना है कि जब मैं 9 मई के वाक़यात में वाक़े में मुलव्वस ही नहीं था तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। मैं माफ़ी तो उस चीज़ की मांगी जाती है ना जो इर्तिकाब जुर्म की हो। जब किसी शख्स ने ये इर्तिकाब जुर्म ही नहीं किया तो क्यों आप ज़बरदस्ती उससे माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। तो फवाद चौधरी ने जो ये कहा है, जो ये गुब्बारा हवा में उड़ाया है कि इमरान ख़ान एक कदम पीछे हट जाए और हुकूमत वक्त क्या है, हुकूमत वक्त की क्या हैसियत है। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहे सुहेल आफरीदी के इस मुतालबे के जवाब में कि उसकी मुलाकात इमरान ख़ान से अडियाला जेल में करवाई जाए, तो वो उनका कहना था कि मैं पूछ के जवाब दूंगा। किससे पूछोगे भाई? आईन पाकिस्तान के मुताबिक तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान की सल्तनत में, पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म से ज़्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं है। लेकिन उनका वो स्लिप ऑफ द टंग भी कह सकते हो, उनका ये कहना कि मैं पूछ कर बताऊँगा, उससे ज़ाहिर होता है कि असल बागडोर किसके हाथों में है और वो हाथ किस तरह से अपनी कठपुतलियों को मसनदे इक़्तिदार पर नचाते रहते हैं और वो अपना मकसद इन्हीं कठपुतलियों के ज़रिए से हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन क्या आप समझते हैं अगर ये चीज़ें जो मामला चल रहे हैं, आप कहते हैं जी आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन भी मिल जाती है और जो उनका आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले के 7 साल का उनका ये प्लान है ताकि अपने इसको पॉलिसीज़ को भी जारी रखें, इस सिनेरियो में इमरान खान क्या करे? वो इमरान खान क्या फिर नेक्स्ट 7 ईयर्स वो जेल में रहें? क्या कोई ऐसा ज़रिया इमरान खान को सोचना चाहिए, इमरान खान साहब कहूँगा बल्कि, कि वो इसको कहते हैं ना वक्त की ज़रूरत किसी चीज़ को समझता है इंसान तो वो उस पर एक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, इस वक्त की ज़रूरत ये है और इसमें समझदारी भी यही है कि इसको इस लम्हे को बाहर निकाला जाए किसी तरीके से और इस मामलात को तय किए जाए। क्या तय करने के मूड में है इमरान खान, या इमरान खान कहते हैं कि ठीक है अगर मैंने कल को खुदा ना खास्ता अल्लाह के पास जाना भी है, ज़ाहिर हर शख्स नहीं जाना है, वो मैंने फिर यहीं चले जाना है? नहीं, मैं जिस हद तक इमरान को जानता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ पूरे वसूख से और एतबार से कह सकता हूँ कि इमरान किसी नाजायज़ मुतालबे को कबूल नहीं करेगा। देखो, ये मुतालबा कि इमरान ख़ान 9 मई के वाक़यात पर अपनी माफ़ी का इजहार करे, ये इंतहाई हतक आमेज़ और हक़ारत आमेज़ मुतालबा है जिसके लिए इमरान कभी कबूल करने को तैयार नहीं होगा। तो वो जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जिनके हाथ में ताकत है, उनको ये सोचना चाहिए कि वो जो मुतालबा इमरान ख़ान से कर रहे हैं वो इंतहाई नाजायज़ है और वो उसमें ईमानदारी और खुलूस नीयत का कोई वजूद नहीं है। तो वो अगर पाकिस्तान के निज़ाम रियासत को सही तौर पे चलाना चाहते हैं, उनका इक़्तिदार एक तरफ है, लेकिन आखिर को आवाम के मफादात भी तो कोई हैसियत रखते हैं ना जी। तो आवाम के मफादात में तो सर फ़हरिस्त जो तरजीही बात है वो यही है कि तमाम पार्टियों के माबैन हम आहंगी हो और सियासी पार्टियां इस मुल्क के पाकिस्तान को चलाएं। अस्करी ताकत जिसके बलबूते पर हमारे जर्नैल गुज़िश्ता 75 बरस से हुकूमत करते आए हैं, पाकिस्तान में डोरियां नचाते आए हैं, उस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। मौजूदा हालात में मैं ये कह सकता हूँ सोल्यूशन क्या निकालेंगे, मतलब इन हालात में क्या सोल्यूशन लगता है? सोल्यूशन सिर्फ क्योंकि वो तो सीधा कहते हैं कि जी मैं अगर ये इन करप्ट लोगों से मैं बात नहीं करूंगा, मैं अगर बात करूंगा तो जिनके पास ताकत है मैं उनसे ही बात करूंगा। ठीक है, ये तो अक्सर उन्होंने कई दफा दोहराया है इन्होंने कि मैं इनसे तो बात ही, तो अब वो एक तरफ जो है वो जो चाहे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मौलाना साहब हैं, जमात इस्लामिया, दर्जन MQM है,
वो तो इनको बिल्कुल एक तरफ रख देते हैं। वो तो फिर एज अ सियासी लीडर जब आप सियासी पार्टी चले, वो करप्ट है मानते हैं एक वन पॉइंट पे कि वो सब करप्ट, लेकिन है तो सियासतदानी। एक तरफ आप कहते हैं जी मैं जो हूँ जमहूरी निज़ाम को समझता हूँ, मैं जमहूरियत पसंद हूँ, मुझे जमहूरियत को ही आगे लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि आप आपस में ही एम्पावर एक दूसरे को करें, और जो डिक्टेटरशिप है, जैसे अभी आपने बताया कि वो तो अगले 7 साल का प्लान कर रहे हैं, 10 साल का प्लान कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से भी शिकस्त दें, रादर देन कि आप बोले नीचे जो पार्टियां हैं वो एक तरफ हो जाए, मुझे डायरेक्ट बात करने दें। देखो, इमरान का ये मौक़िफ़ क्यों है? इसलिए कि वो जानता है कि ये कठपुतलियाँ हैं, इनकी कोई सोच नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, इनकी राय को कोई अहमियत नहीं हासिल है। वो उनसे बात करना चाहता है, बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहता है, जिन्होंने ये सारा खेल रचाया है, जिनके पास इक़्तिदार है, ताकत है। तो वो बजाय इसके कि वो अपना वक्त इन कठपुतलियों पर ज़ाया करे, वो उनसे बात करना चाहता है जो साहबे अमर हैं। ठीक है, जिनके पास मैं एक सवाल यहाँ पूछूंगा अब इसमें। अब आप कहते हैं कि जो पावरफुल लोग हैं वो उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो उनसे अगेन बात यही कि कहीं ना कहीं या तो पावरफुल जो शख्स है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा या इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करेंगे, किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। जब बातचीत कर रहे हैं आप एक ताकतवर इंसान से, आप कहते हैं कि जी यही ताकत है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने भी तो फिर अपनी कोई चीज छोड़नी होगी। जब अगर वो कहता है जी मैं आप जैसे आप कह रहे हैं कि जी वो कहते हैं माफी मांगो, बस 1% सिनेरियो कि इमरान खान साहब कहते हैं चलिए जी मैं माफी नहीं मांगता, तो ऑन द अदर हैंड अगर कहते हैं जी हम आप इस बात से हम आपके विड्रॉ करते हैं, ठीक है आप नहीं मांगे, तो उस ऑन द अदर हैंड आप हमें क्या देंगे? नहीं, उसके बाद क्योंकि गिव एंड टेक होगा, जो भी होगा ना, उसके बाद गिव एंड टेक हो सकता है। तो वो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान क्या खामोश रहेंगे? वो कहेंगे जी अगले 5 साल 6 साल 7 साल या आप सऊदी अरब चले जाएं या आप कहीं और चले जाएं, यूके चले जाएं, नहीं, वो कहां कॉम्प्रोमाइज करेंगे इमरान खान? इमरान मुल्क छोड़कर जाने पर तो किसी तरह से आमादा नहीं होगा। तो अब वो फिर खामोश हो जाएंगे बाहर निकल के? आप कहते हैं जी अगर कहीं ना कहीं बातचीत होगी ना, वो खामोश होने पे तैयार होगा। देखो, लचक का मुजाहरा उनकी तरफ से होना चाहिए जिनके पास इक़्तिदार है, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए इंतहाई नाजुक सूरत हाल है, इसलिए कि जिनके पास ताकत है वो ताकत का नशा, वो हेनरी किसिंजर ने कहा था कि पावर इज़ दी अल्टीमेट एफ्रोडीजियक। तो ताकत का नशा दुनिया में सबसे ज़्यादा सरीउल असर होता है। वो नशा, शराब का नशा तो एक रात में उतर जाता है, लेकिन ताकत का, कुर्सी का नशा तो बहुत मुश्किल से उतरता है। तो मौजूदा हालात में आमिर मियाँ, मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि पाकिस्तान के हालात उस वक्त तक नहीं सुधरेंगे जब तक पाकिस्तान के अवाम में ये शऊर बेदार नहीं होता। बहुत टाइम लगेगा सर, अभी टाइम लगेगा। नहीं, देखो, अगर अवाम उठ खड़े हों सर, अवाम बेदार हो जाए, कब होगी? देखो, बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है। नहीं सर, वो कौम है। ठीक है, तो वो कौम थी और कौम है। हाँ। नहीं, मैं मानता हूँ। मुझे बताया ना, बांग्लादेश में रहने वाले जितने सब हैं वो बंगाली हैं। उसमें कोई सिंधी, पठान, बलोची, माजिर, पख्तून, सिराइकी कोई है? मैं तो अब आप जब पाकिस्तान एक था, जब बांग्लादेश नहीं बना था, मैं तो उस ज़माने में फॉरेन सर्विस में आया था ना। हाँ। जब पाकिस्तान एक था तो मैं अपने बंगाली साथियों से यही कहा करता था कि तुम्हारा मसला सिर्फ एक है और वो है गुर्बत। इसलिए कि तुम्हारी ज़बान एक है, तुम्हारी तहजीब एक है, तुम्हारी सकाफ़त एक है, तुम्हारा मसला तो सिर्फ गुर्बत है। और उस गुर्बत को कम करने का या उसको हटाने का के लिए दुनिया में बेशुमार सूबे तरीके, हाँ, वो आप ऑप्शन कर सकते हैं। उन्होंने यही कर दिखाया जी। उन्होंने पाकिस्तान से ज़्यादा जो सूरत से तरक्की की है, जो अपनी मईशत को मजबूत बनाया है, तो वो इसी बुनियाद पर है कि वो एक कौम है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी एक कौम होना पड़ेगा,
वरना आई विश सर, हम हमेशा एयर पे हम यही बात करता हूँ, काश हम एक कौम बन जाए, वरना हालात नहीं सुधरेंगे। हाँ। यही सूरत हाल चलती बस रहेगी। यही यही ये आप सही कह रहे हैं, यही चलता रहेगा। लेकिन मेरा ये था कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो मुझे वो दिन याद है, टाइम भी अब हमारे पास कम रह गया, थोड़ा सा फिर कनाडा की या अमेरिका की बात कर लेंगे। बस आपका थोड़ा सा इस पर आंसर चाहूँगा कि आपको याद होगा मुशर्रफ टाइम पे जब बेनज़ीर साहिबा और आसिफ जरदारी साहब भी, एक टाइम था कि मुशर्रफ साहब भी जो हैं वो वर्दी उतारने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एट द एंड इन सियासी जमातों ने ही उनको मजबूर किया कि जी आप वर्दी उतारें, और उसके बाद उन्होंने ही उस डिक्टेटर को रुखसत किया। वो भी चाहते तो शायद वो कहते कि नहीं जी हम जो हैं वो किसी भी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे, और बस हम जो हैं वो आप, हाँ क्योंकि ताकत आपके पास है और हम ही आपसे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने उस जमहूरी निज़ाम को चलाया। आप अगर देखें, उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि जी हम जो हैं वो बस आप ही माई बाप हैं, बाकी सारी पार्टियां जो हैं वो सब बेकार हैं, हम उनको किसी को नहीं मानते, सब चोर हैं हमारे अलावा। तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इमरान खान साहब को भी, मैं अगेन वहीं आ रहा हूँ कि इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब वो कहते हैं ना कि एक कम्युनिटी होती है आपकी, एक आपकी बरादरी होती है जैसे, तो सियासी बरादरी या सियासी कम्युनिटी चाहे जमातें चाहे वो करप्ट हैं, मान लिया, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप तो वो कहते हैं ना कि आपने उसी तालाब में रहना है, आपने उसी चीज को चलना है। तो कहीं 1% अगर ये एक साथ मिलके कोई ऐसी मुहिम, देखें अवामी ताकत तो सबके पास है, पीपल्स पार्टी भी लोग बाहर निकाल सकती है, नून लीग भी बाहर निकाल सकती है, अगर पीटीआई भी आ जाए तो शायद मुझे लगता है वो जो आप बात कर रहे हैं ना, अवाम बाहर निकल आती है। और ये जो हमेशा के लिए जो एक हमारे ऊपर लगा हुआ है कि हर 10 साल में 5 साल में एक डिक्टेटर आ जाता है और वो इस कौम के ऊपर काबिज हो जाता है, तो मुझे लगता है कि अगर ये सियासी जमातें लूज बॉल ना करें और वो अवाम को इकट्ठा करें, उसको एक कौम बनाएं, तो मुझे लगता है कि सब मसले हल हो जाने चाहिए। इमरान के मौक़िफ़ की ये अगर पार्टियां तायीद करना चाहें, नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर इस एक नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ राय कर लें कि अस्करी ताकत को पाकिस्तान के निज़ाम रियासत से बेदखल करने में पाकिस्तान का मफाद है, पाकिस्तान की बका और सालमियत इसी नुक्ते पर मरकूज़ है कि अस्करी ताले आज़माओं को आइंदा पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में दखल देने का कोई इख्तियार, कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो फिर इमरान और इन सियासी गुमाश्तों के दरमियान मफाहमत हो सकती है, लेकिन ये इस बात का कायल करना इन लोगों को जिनका किरदार ये है कि वो सियासत को अपने तिजारती मफादात के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। तो मौजूदा सूरत हाल में तो आमिर मियाँ ईमान की बात यह है कि हर तरफ तारीकी ही नज़र आती है, इस सुरंग के, इस गार के दहाने पर रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती। चलिए अल्लाह आसानी कर दे। क्विकली बात कर लेते हैं थोड़ा कनाडा की और यहाँ अमरीका की भी। आज 4 नवंबर है, तो कनाडा का बजट पेश किया जा रहा है, नया बजट पेश होने वाला है जी। तो हम उम्मीद करते हैं और 4 नवंबर अमरीका में सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा न्यूयॉर्क में खुला हुआ है, जहाँ पर ममदानी का मुकाबला उन क़दामत पसंद क़ुव्वतों से है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला बराह रास्त ट्रम्प से है। हाँ, क्योंकि वो एंड्रू कुओमो जो है वो कि ट्रम्प ने ये धमकी दी है कि अगर ज़ोहरान ममदानी मेयर मुंतखब हो गया तो वफाक की तरफ से फेडरल के जो असिस्टेंस दी जाती है न्यूयॉर्क शहर को, वो बंद कर दी जाए। तो ट्रम्प का रवैया तो तुमको मालूम है कि वो एक बुली है जो हर तरफ डंडा अपना घुमा रहा है, और जो उस डंडे की जद में आ जाए उसको वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। मिसाल के तौर पर अभी उन्होंने ऐलान किया है कि नाइजीरिया में बकौल उनके जो ईसाई
आबादी है उसको परसिक्यूट किया जा रहा है, लिहाजा वो नाइजीरिया में अपनी फ़ौजें भेजने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ वेनेजुएला के साथ उन्होंने ये ठान ली है। तो डिक्टेटरशिप तो समझ लें कि अब हर जगह नजर आती है ना, चाहे वो सियासी जमातों में डिक्टेटरशिप हो या अफसोस का मकाम ये है आमिर मियाँ के अमेरिका जैसी पायदार जमहूरियत उसमें भी डिक्टेटर आ गया, उसमें आमरीत सर उठा रही है। और बल्कि ट्रम्प, हम तो इस चीज़ के चैंपियन रहे। ट्रम्प के हामी तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो पाबंदी है कि 2 बार सदारत से ज़्यादा कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता, तो उसको भी ख़त्म होना चाहिए। तो वो तो ट्रम्प को ताहयात अपना लीडर मानना चाहते हैं। जी, वही जो अभी हम थोड़ी देर पहले आप जब आसिम मुनीर साहब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी तो ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो प्लान करते हैं कि वो मंसूबे में 2028 कट ऑफ डेट नहीं है, वो तो उस वक्त तक जाना चाहते हैं जहाँ तक जिंदा रहेंगे। खैर, आज जिंदगी की बात करें तो डिक चेनी की भी बात कर लें। 84 एज में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रहे डिक चेनी साहब, वो चले गए। लेकिन उनका भी जो, मैं थोड़ी सी 2 मिनट है बस उस पर बात कर लें कि उनका जो एज अ डिक्टेटर रोल जो है मिडिल ईस्ट में रहा, उसको आप कैसे कंपेयर करते हैं? वो भाई ये जो बुश की वॉर ऑन टेरर, हाँ, तो वो भी तो एज ए डिक्टेटर ही उन्होंने रोल अदा। उसका रूहानी बाप तो एक तरह से डिक चेनी था जी। और फिर 2003 में इराक पर जो इराक के मोहलिक असलहा को जब, हाँ, लेकिन वो वहाँ कामयाब रहे ना उनके अपने हिसाब से। अगर वो देखें जो डिक चेनी साहब की, उसको बुश साहब की जो पॉलिसीज थी, वो वहाँ कामयाब रहे अपने उस पर एजेंडे को फुल करने पे। जहाँ तक वो जो देखो 20वीं सदी जब ख़त्म होने वाली थी, उस वक्त अमेरिका के बहुत से दानिश्वरों और सियासी बाजीगरों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया था। बल्कि मुझे याद है कि 1993 में सर क्लिंटन का दौर था, जब अमेरिका के तमाम बड़े अखबारात में एक ख़त शाया किया गया था जिसका लुब्बे-लुबाब ये था कि 21वीं सदी को अमेरिका की सेंचुरी होना चाहिए। तो इसी तौसी पसंदी के मंसूबे के तहत इराक़ पर हमला किया गया था, इसलिए कि 21वीं सदी को अमेरिका की सेंचुरी बनाने का, अमेरिका की सदी बनाने के लिए एक जो उसमें जो बाकायदा मंसूबा पेश किया गया था, उसमें ये भी शामिल था कि खलीज के तेल पैदा करने वाले ममालिक पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए, ताकि अमेरिका को वो वसाइल दस्तयाब रहें जिनके बलबूते पर अमेरिका दुनिया पर हुकूमत कर सके। ये बहुत शुक्रिया करामत साहब आज हमारे साथ शामिल रहने के लिए, और एंड में अपना कता जो है वो बिल्कुल सुना दीजिए। हाँ, आज का कता तो उसी पस मंज़र में है जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान पर जो अपने आप को पाकिस्तान का मालिक व मुख्तार समझते हैं, उन्होंने अपने ज़ाती मफाद के फ़रोग़ के लिए ये आइनी तरमीम का बिल पेश किया है। तो सुनो कि तरमीम आइनी तो महज एक बहाना है, तरमीम आइनी तो महज एक बहाना है, फस्तायत के राज का मंशूर है यही, फस्तायत के राज का मंशूर है यही, गफलत शिआर कौम ये जंजीर है तेरी। क्या बात, गफलत शिआर कौम ये जंजीर है तेरी, फिरऔने वक्त चाहता दस्तूर है यही, फिरौने वक्त चाहता दस्तूर है यही, तरमीम आइनी तो महज एक बहाना है। बहुत शुक्रिया करामत साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कौम जो है वो एज अ कौम बन जाए और उतना उसमें शऊर पैदा हो जाए कि वो अपने क्या सही है क्या बेहतर है उसके लिए जो है वो अपना जोर भी चला सकें। करामत साहब एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल रहने के लिए। तमाम सामीन नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक